हो गए ये। फिर देखिए हमने वर्ण पढ़ा है, वर्ण से बनता है दोस्तों क्या, अक्षर बनता है, वर्ण से क्या बनता है, अक्षर, और अक्षर से क्या बनता है, शब्द, और शब्द से क्या बनता है, वाक्य बनता है। और यही पूरी की पूरी क्या है दोस्तों, यही पूरी की पूरी क्या है, व्याकरण है। यही क्या है, व्याकरण, यही रहने वाली है क्या, व्याकरण। तो केवल आपको ये समझाया है कि क्या है हिंदी, और हिंदी कहाँ से आया है शब्द, और व्याकरण क्या रहने वाला है। तो व्याकरण आपके सामने है, बस यही व्याकरण है। वर्ण, वर्ण को क्या कहते हैं, ध्वनि, और ध्वनि या वर्णों से क्या बनता है दोस्तों, तो यहाँ अक्षर, अक्षर से क्या बनता है, शब्द, और शब्द को ही क्या कहा जाता है, पद, जब वाक्य में प्रयोग किया जाए और बन जाता है क्या, वाक्य। अब यहाँ पर लास्ट होता है वाक्य। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, भाषा की, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को दोस्तों क्या कहेंगे, तो ये वर्ण या ध्वनि रहने वाली है। फिर अगर हम बात करें अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई, कौन सी इकाई दोस्तों, छोटी इकाई, उसको क्या कहते हैं, भाषा के आधार पर, यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई में वर्ण आता है। और अर्थ के आधार पर, केवल शब्दों को समझिए, किस आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी रहेगी, शब्द रहने वाली है। फिर लिखा है आपके सामने क्या, वाक्य। और यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि भावों के आधार पर, भावों के आधार पर बनने वाली, बनने वाली सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों, वाक्य होती है। क्या होती है, वाक्य। फिर से समझ लो, देखो पूरी की पूरी व्याकरण में 3 प्रकार के शब्द बन सकते हैं, वो आपके सामने लिखे हैं। भाषा की और सबसे छोटी इकाई को या तो कह देंगे क्या, वर्ण, या क्या कह देंगे, ध्वनि। मतलब लिख देंगे तो वर्ण है, और बोलेंगे तो क्या है, ध्वनि है। ये मुख्य उच्चारित सबसे छोटी इकाई है, मौखिक इकाई इसको कह सकते हैं, और लिखित इकाई किसको कहेंगे, वर्ण को कहेंगे। और इनसे बनेगा क्या, अक्षर। और फिर भाषा की सबसे छोटी अर्थ के आधार पर इकाई कौन सी रहने वाली है, शब्द रहने वाली है। और भावों को प्रकट करने के लिए भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको माना जाता है, वाक्य को माना जाता है। और ये वाक्य अपने के अंतिम टॉपिक होता है व्याकरण के अंतर्गत। अब चलिए मित्रों, ये तो हो गया अपना कौन सा, सिलेबस हो गया मान लो। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, यहाँ वर्ण को पढ़ते हैं। और वर्ण, यहाँ पर हम ले सकते हैं वर्ण की परिभाषा, कि वर्ण क्या है। इसकी परिभाषा देखिए सबसे पहले, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाषा की, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी लिखित, कैसी इकाई दोस्तों, लिखित, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को, लिखित इकाई को, इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और यहां अभी आपको बताया कि वर्ण को ही क्या कहते हैं दोस्तों, ध्वनि कहते हैं। इसका भी देख लेते हैं परिभाषा में, भाषा की सबसे छोटी मौखिक, सबसे छोटी मौखिक इकाई को, सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ऐसे देखो दोस्तों, केवल रटना नहीं, हमें समझना है। और जब समझकर याद करेंगे तो प्रत्येक चीज अपनी होने वाली है। मुख से उच्चारित मतलब मौखिक, मुख से बोला जाए तो मौखिक, और लिखा जाए तो लिखित। लिखित सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है दोस्तों, वर्ण होती है। और मौखिक कौन सी हो गई, तो यहां पर हम ध्वनि को ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे ये होता है
वर्ण। इसी कड़ी में हम आगे चलें, वर्णों के बाद में आएंगे शब्द, और शब्द ही अपनी पहचान है। शब्द ही अपनी क्या है दोस्तों? पहचान है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों अगर मेहनत करोगे साला है। आगे चलते हैं दोस्तों, सीधी सी बात है कि हवाओं के झोंके से नैया पार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल अगर मेहनत करेंगे तो जरूर लोग ताली बजाएंगे, और मेहनत नहीं करेंगे तो लोग ताली नहीं चुटकी बजाएंगे। यही है। तो हमें चुटकी मजाक बनकर नहीं रहना है, हमें कुछ अपने माता पिता के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए चाहिए दोस्तों मेहनत, और मेहनत मेहनत का फल अच्छा होता है। तो यहाँ पर वर्ण को पढ़ा हमने, वर्ण और ध्वनि। वर्ण के बाद में हमने देखो दोस्तों अक्षर को पढ़ा है। अक्षर क्या है? अक्षर को जान लेते हैं। तो यहाँ पर भाषा की ऐसी इकाई जो जीवा के एक झटके से बोली जाती है उसको अक्षर कहते हैं। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, देखिए, जीवा के एक झटके से बोला जाता है, बोला जाता है, उसे उसे अक्षर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षर। अक्षर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। हैं आएगा दोस्तों। अब ये भी आपको देखो समझाएंगे आगे, है और हैं किस में आता है तो आता है दोस्तों एक वचन में, और हैं आता है किस में? बहुवचन में आता है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि जीवा के एक झटके से बोला, जिनको बोला जाए, जीवा के एक झटके से बोला जाता है, उसे उसे अक्षर कहते हैं, या उन्हें अक्षर कहते हैं, उन्हें अक्षर कहा जाता है। जैसे मान लो अब आपके सामने लिखा है क, और एक लिखा है ये क। अब ये तो दोस्तों रहने वाला है वर्ण, या इसको हम कहने वाले हैं क्या? ध्वनि कहने वाले हैं। और एक लिखा है ये, इसको हम कह देंगे क्या दोस्तों? अक्षर कह देंगे। इसको क्या कहेंगे? अक्षर कहने वाले हैं। ऐसे ही मान लो आपके सामने लिखा हुआ है च, तो ये रहने वाला है, इसको हम वर्ण भी कह सकते हैं, और इसी को हम ध्वनि भी कह सकते हैं। ध्वनि ये लिखित है, ये क्या है? लिखित इकाई है, और ये क्या है? मौखिक इकाई है, मौखिक इकाई। ऐसे ही हम चलें आगे, तो यहाँ पर इनसे बनने वाला है अक्षर। तो यहाँ अगर हम च को लिखें तो ये रहने वाला है क्या दोस्तों? अक्षर। कई बार बच्चे बड़ी बड़ी कोचिंगों में क्लास लेकर आते हैं और पढ़ के भी आते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि सर वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। ये आप लोगों को दोनों अंतर समझा दिए गए हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। ये अंतिम विभाजित हुई जो इकाई है उसको वर्ण कहते हैं, और जीवा के एक झटके से बोला जाता है उसको अक्षर कहते हैं। साधारण सी बात रहने वाली है कि यहाँ पर वर्ण तो लिखा हलंत और अक्षर लिखा है पूरा। जैसे मान लो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा। अब आपसे पूछ लिया जाए कि कक्षा शब्द लिखा है, इस शब्द में वर्ण कितने हैं, और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें अक्षर कितने हैं। अभी आपको समझाया कि जितने पूरे होते हैं उतने अक्षर माने जाते हैं। तो यहाँ देख लो कक्षा में कितने पूरे हैं? एक पूरा, दो पूरा। तो अक्षर कितने रहने वाले हैं? दो। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि कक्षा में वर्ण कितने हैं, तो यहाँ दोस्तों क को हम तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? ए निकलेगा। और यहाँ पर इसको भी हम तोड़ना चाहें तो ये ऐसे बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कितने टुकड़े हो गए? 5। तो वर्णों की संख्या कितने रहने वाली है? 5 रहने वाली है। तो ये अंतर होता है दोस्तों वर्ण और अक्षर में। अक्षर कहा जाए 2 और वर्ण कहा जाए कितने हैं? 5 हैं। अब बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने सीधे टॉपिक पर। यहाँ पर वर्ण विचार, वर्ण विचार पर हम चलते हैं दोस्तों, और ये अपना जीरो है। मतलब ये है, अपने गणित में जैसे जीरो होता है वैसे ही अपने हिंदी भाषा में वर्ण होता है, और जीरो समझ में आएगा तो ही अपने मैथमेटिक्स समझ में आने वाली है, और यहाँ वर्ण समझ में आएंगे तभी आपको अन्य टॉपिक समझ में आने वाले हैं। ये अपने आप में वर्ण जो है ये कहीं ना कहीं
आगे जाकर संधि से जुड़ने वाला है, शब्द शुद्धि से भी जुड़ने वाला है। तो वर्णों को हम समझेंगे तभी अपने संधि समझ में आने वाली है, क्योंकि वहां जब पढ़ते हैं तो नाम आता है स्वर संधि। जब आपको स्वरी समझ में नहीं आए तो स्वर संधि कैसे समझ में आने वाली। फिर आता है व्यंजन संधि। जब हमें अच्छे से व्यंजन समझ में आएंगे तभी अपने व्यंजन संधि समझ में आने वाली है। और फिर उन्हीं से बनती है दोनों से एक विसर्ग संधि। तो दोस्तों संधि पूरी की पूरी इन वर्णों पर टिकी हुई है। अगर वर्ण क्रम से हमें समझ में आ गए हैं तो संधि वाला टॉपिक अपने आप समझ में आने वाला है। और संधि वाला टॉपिक अपने लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहीं से उपसर्ग निकलते हैं, वहीं से पढ़ते निकलते हैं। और संधि से ही शुद्धि अशुद्धि का निर्माण भी होता है। तो उसके लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा क्या, वर्ण पढ़ना पड़ेगा। और वर्ण विचार को अच्छे से समझेंगे तभी अपने हर टॉपिक समझ में आने वाला है। तो यहां पर दोस्तों चलते हैं वर्ण में। वर्ण विचार दो प्रकार के होते हैं, एक जिसको कहते हैं स्वर और दूसरा कहा जाता है क्या, व्यंजन। अब हम इनको पढ़ने वाले हैं विस्तार से। अब चलिए यहां पर वर्ण दो प्रकार के हो गए दोस्तों, कौन से, स्वर और व्यंजन। अब यहां पर चलते हैं हम सबसे पहले स्वर को पढ़ते हैं। स्वर ध्वनियां कहें तो भी सही है और स्वर वर्ण कहें तो भी सही है, क्योंकि ये आपको पीछे बता दिया था कि वर्ण को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, ध्वनि कहा जाता है। अब यहां पर स्वर जो है इसकी परिभाषा देख लो। जिन वर्णों को, एक बार सुन लो, जिन वर्णों को बोलने पर जिन वर्णों को बोलने पर श्वास वायु बिना किसी रुकावट या बिना किसी संघर्ष के मुख से बाहर निकल जाती है उन्हें कहा जाता है स्वर ध्वनियां, बिना रुकावट के। तो वही परिभाषा रहने वाली है। बोलने पर जिन वर्णों को बोलने पर श्वास वायु, अब देखो प्रयोग को हम श्वास करते हैं, श्वास, अब ये श्वास नहीं होता है, श्वास नहीं होता, ये गलत होता है, श्वास, श्वास शुद्ध होता है। तो जिन वर्णों को बोलने पर श्वास वायु बिना रुकावट के मुख से बाहर निकल जाए, मुख से बाहर निकल जाती है उन्हें स्वर कहा जाता है, उन्हें स्वर कहा जाता है। ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गई परिभाषा, सामान्य से परिभाषा है। स्वर जिनको बोलने पर श्वास वायु बिना रुकावट, बिना संघर्ष या बिना किसी घर्षण के मुख से बाहर निकल जाती है उनको कहते हैं स्वर। और जिन वर्णों को बोलने पर श्वास वायु किसी रुकावट, किसी घर्षण या किसी बाधा के बाद में मुख से बाहर निकलती है उन्हें कहा जाता है क्या दोस्तों, व्यंजन। तो ये तो हो गई परिभाषा अपने स्वर की। फिर चलते हैं, स्वर की परिभाषा हमने जान ली है। स्वर के भेद कितने होते हैं, तो स्वर के भेद होते हैं या स्वर कुल कितने होते हैं, पहले ये देखते हैं। कुल स्वर होते हैं दोस्तों कितने, 11। पहले हम 11 स्वरों को पढ़ेंगे और फिर पढ़ने वाले हैं किसको, भेद को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कुल स्वर कितने हो गए, 11 हो गए। अब क्रम से हम देखेंगे, इनका क्रम भी देखेंगे। ए के बाद में आता है आ के बाद में आता है छोटा ई, और छोटा ई के बाद में आता है बड़ा ई। एक तो ई है और एक ई है, ऐसे हम चलें तो आगे ऊ आने वाला है और ऊ के बाद में आने वाला है ऊ। आगे बढ़े तो ये प्रश्न बनता है, फिर क्रम इनका ध्यान रखें। तो आप लोग बता सकते हैं दोस्तों कि ऊ के बाद में क्या आता है। तो कई दोस्त बोलते हैं सर ए आएगा, ए नहीं आएगा। यहाँ पर क्रमशः ऋषि वाला री यहाँ पर आता है, ए के बाद में आता है आई के बाद में आता है दोस्तों ओ, और ओ के बाद में आता है क्या, यहाँ पर औ आने वाला है। ऐसे हम देखें तो स्वरों की संख्या होती है 11। कुछ विद्वान यहाँ री को स्वर नहीं मानते हैं और वो विद्वान केवल संख्या 10 ही मानते हैं वो विद्वान। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं
मानक संस्था ऐसी मानते नहीं है। तो मित्रों, जो मान्यता है उसी को हम ग्रहण करेंगे। कुछ विद्वानों के अनुसार कोई पर्सन हम ग्रहण नहीं कर सकते। अगर मान लो पूछ लिया जाए कि यहाँ पर मूलतः हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी हो गई, तो वहां सही उत्तर क्या रहने वाला है? 11 रहने वाला है। जैसे राघव प्रकाश जी भी ये कहते हैं कि री स्वर नहीं है, लेकिन मानक संस्था नई दिल्ली ये कहती है कि ये स्वर है, तो हम मानक संस्था को मानेंगे, राघव प्रकाश को नहीं मानने वाले। मतलब ये है, एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं, राजस्थान बोर्ड की जब बुक पढ़ते हैं, तो वहां पर भी री को स्वर में ही माना जाता है। कुछ विद्वान क्यों नहीं मानते इसको स्वर? क्योंकि व्यंजन ध्वनि री की तरह ये उच्चारित होता है, इस वजह से वो नहीं मानते। कोई बात नहीं, नहीं मानने दो, हम तो इसको मानेंगे। और क्यों मानते हैं सुन लो। तत्सम और तद्भव शब्दों में भेद करने के लिए री को स्वर माना गया है, और संधि में जब पढ़ते हैं तो री वाला ये स्वर संधि के अंतर्गत ही आता है। तो आपको सीधा ध्यान रखना है, यहाँ पर स्वरों की संख्या कितनी हो गई मित्रों? 11 हो गई है। और इन 11 स्वरों का क्रम क्या हुआ, तो ये आप जान सकते हैं, ए आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ, ऐसे 11 स्वर रहने वाले हैं। अब इन 11 स्वरों की बात करें तो इनके भेद कितने होते हैं, तो यहां पर हम ग्रहण कर सकते हैं स्वरों के भेद। तो स्वरों के भेद होते हैं दोस्तों 5। कितने भेद होते हैं? 5। अब 5 को आप एक छोटे से ट्रिक से ध्यान रखेंगे, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आप लोगों के लिए रहने वाला है, जो आपको लास्ट तक काम आएगा। और केवल अगर आप इस ट्रिक को याद कर लेंगे तो आपके ये 5 प्रकार के जो स्वर हैं ये भूलने वाले कभी नहीं हो। जैसे आप लिख सकते हैं, इसको आप याद रख सकते हैं, माऊ जी ओमू याद रख सकते हैं, माऊ जी ओमू, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए, माऊ जी किसी का नाम है, आप किसी को भी माऊ जी बना दो और उसके पुत्र का नाम क्या है? ओमू। तो ये सूत्री, ये ट्रिकी नहीं है, ये आपकी इमेज भी बैठाई जा रही है माइंड में। इमेज कभी भी बैठ जाती है तो वो भूला नहीं जाता है। तो ओमू जी, यहाँ पर लिखा हुआ माऊ जी का ओमू है, माऊ जी का ओमू, तो माऊ जी ओमू आप ध्यान रख सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर बताइए क्या है माऊ जी ओमू, तो इसको हम समझ लेते हैं। स्वरों के भेद कितने होते हैं दोस्तों? 5 रहने वाले हैं। तो यहाँ पर मात्रा, मा का मतलब हो जाएगा मात्रा काल के आधार पर, मात्रा काल के आधार पर स्वर, मात्रा काल के आधार पर स्वर। तो यहां पर देखिए दोस्तों क्या लिखा है, मात्रा काल के आधार पर स्वर। तो यहां पर स्वर का एक विभाजन तो क्या हो गया? मात्रा काल के आधार पर। दूसरे में हम चलें तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों क्या? उच्चारण। दूसरा हो जाएगा उच्चारण के आधार पर स्वर। दूसरा हो जाएगा क्या? उच्चारण के आधार पर स्वर। ऐसे ही हम चलें आगे। तीसरे नंबर पर लिखा है जी, और जी को आप ध्यान रख सकते हैं, जीवा। जीवा के भाग के आधार पर, भाग के आधार पर, जीवा के भाग के आधार पर स्वर। बाकी इनको सभी को विस्तारित हम पढ़ने वाले हैं। एक बार केवल हम 5 प्रारूप देख रहे हैं कि 5 प्रारूप कौन कौन से होते हैं स्वर, और ये 5 प्रारूप आ गए हैं समझ में, तो ये मान लो कि ये पूरे के पूरे स्वर समझ में आने वाले हैं। आगे लिखा हुआ देखो दोस्तों, ओ। ओ का मतलब ये 4 नंबर पर है, ओ। ओष्ठों की गोलाई के आधार पर, ओष्ठों की, ओष्ठों के आधार पर ही कर लो आप एक बार, तो ओष्ठों के आधार पर, फिर समझा देंगे आपको। ओष्ठों के आधार पर ये रहने वाला है। फिर चलते हैं, आप आगे लिखा है मुंह, तो यहाँ पर 5 नंबर पर हो जाएगा दोस्तों मुखाकृति। कौन सा हो जाएगा? मुखाकृति के आधार पर। किस आधार पर मित्रों? मुखाकृति के आधार पर। ऐसे आप इनको ध्यान रख सकते हैं। एक बार देख लो, आपके सामने लिखे हैं स्वरों के भेद कितने हो गए दोस्तों? 5 भेद हो गए हैं। और 5 भेद कैसे याद रखने हैं? माऊ जी ओमू ध्यान रखना है कि माऊ जी किसी का नाम है और उसके पुत्र का नाम क्या है? ओमू है। माँ का मतलब मात्रा काल, उ का मतलब उच्चारण के आधार पर, जी का मतलब जीवा के भाग के आधार पर, ओ का मतलब ओष्ठों की गोलाई के आधार पर,
और मुख का मतलब हो गया है दोस्तों क्या, मुख आकृति के आधार पर। तो बताइए स्वरों के कितने भेद हैं दोस्तों, 5, माऊजी ओमू, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। तो मित्रों ये माऊजी ओमू हो गया, आप बार बार इसको माइंड में ऐसे रिवाइज कर सकते हैं। कौन सा सूत्र बताया सर ने, माऊजी ओमू, चलते फिरते भी याद कर सकते हैं। इमेज बन जाती है तो भूली नहीं जाती है, क्योंकि इमेज ज्यादा याद रहती है, तो ये सूत्र फिर भी भूल जाते हैं, तो ये सूत्र नहीं इमेज भी है। माऊ जी किसी का नाम, उसके बेटे का नाम ओमू, तो म का मतलब मात्रा, उ का मतलब उच्चारण। अब ये सभी हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। कितने प्रकार हो गए दोस्तों, 5 प्रकार हो गए। तो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पहले को, और पहला हमने क्या पढ़ा, माँ, माँ पढ़ा। तो माँ को ही पढ़ लो पहले ही पहले, सबसे पहले वरीयता हम माँ को ही देते हैं। तो यहां हो जाएगा दोस्तों मात्रा काल के आधार पर स्वर, इस आधार पर दोस्तों मात्रा काल के आधार पर स्वर। अब रटेंगे नहीं, रटा हुआ ज्ञान भूल जाते हैं, केवल समझेंगे। समझा हुआ ज्ञान होता है वो सदैव दिमाग में ऐसे कैसे बैठ जाता है, याद भी रहता है। देखिए मात्रा लिखा है, अब मात्रा क्या होती है वो भी हम समझेंगे। देखो कोई भी भाषा में किसी भाषा को हम लिखते हैं तो लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, और उन लिपि चिन्हों को ही मात्रा कहते हैं। उन लिपि चिन्हों को क्या कहते हैं, मात्रा कहा जाता है। जैसे छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा। तो यहाँ पर मात्रा काल, इसको समझ लो, मात्रा काल की स्वरों में 11 स्वर, कितने स्वर, 11 स्वर। उन 11 स्वरों की बात होगी पांचों जगह, कितनी जगह, पांचों जगह, माऊजी ओमू। तो पांचों जगह में सबसे पहले कौन सा आ गया, पहला मात्रा काल के आधार पर। मात्रा में काल कितना लगता है, काल का मतलब होता है दोस्तों समय, काल का मतलब क्या हो गया, समय। तो किस मात्रा में कितना कितना समय लगता है, इस आधार पर स्वरों का किया गया है विभाजन। तो यहां पर मात्रा काल के आधार पर देखो स्वरों का विभाजन हमने किया है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं मात्रा काल के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार से हम विभाजन कर सकते हैं। तो इसमें पहला हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ह्रस्व, या इसको हम कह सकते हैं लघु, या इसको हम कह सकते हैं एक मात्रिक, एक मात्रिक, या इसको हम कह सकते हैं मूल, या इन स्वरों को कह सकते हैं हम जड़। ऐसे हम विभिन्न नामों से इनको जान सकते हैं। नाम कितने हो गए सर, याद कैसे होंगे, याद नहीं, समझना है, समझेंगे तो याद रहने वाले हैं। दोस्तों यहां पर आपके सामने लिखा है ह्रस्व स्वर। अब ह्रस्व स्वर कौन सा होता है, जो अपने आप में ऐसा स्वर जिसका टुकड़ा नहीं कर सकते उसको ह्रस्व कहते हैं। मतलब जड़ है ये, जहां से शुरुआत हुई है। मूल है, मतलब जहां से शुरुआत हुई है। एक मात्रा है, केवल एक ही मात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। लघु, लघु छोटे को ही कहते हैं। तो यहां पर छोटे स्वर भी हो सकता है, जड़ के आगे छोटे भी आ सकता है, छोटे स्वर, ऐसे भी शब्द आ सकता है। कि बताइए छोटे स्वर कितने होते हैं, तो छोटे स्वर कितने हो गए, 4 होते हैं दोस्तों। पहले तो संख्या को ध्यान रख लो, छोटे स्वर कितने हो गए, 4। मतलब ऊपर हमने पढ़े कितने स्वर, 11। इन 11 स्वरों में छोटे स्वर कितने, 4। एक बार फिर से हम लिख देते हैं, ए लिखा है, आ लिखा है, ऐसे ही मान लो ई लिखा है, बड़ा ई लिखा है, ऊ लिखा है, फिर से बड़ा ऊ लिखा है, री लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है, और औ लिखा हुआ है। ऐसे आप इनको याद भी कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों एक मात्रा वाले स्वर कितने होते हैं, या ह्रस्व स्वर कितने होते हैं। लेकिन यहां पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो आपको एग्जामिनर चकमा दे सकता है, और वहां हम गलती भी कर सकते हैं, लेकिन आज के बाद गलती नहीं होगी। ह्रस्व लिखा है तो मित्रों कई बुकों में आपको ये ऐसे लिखा हुआ नजर आएगा, ये ऐसे लिखा हुआ नजर आएगा, तो आप मान लेना कि ये गलत है। लिखते भी ऐसे ही हैं, प्रयोग भी ऋस्व स्वर बोलते हैं। ऋस्व नहीं होता दोस्तों, इसमें ये है आधा है, और र इसमें कैसा है, पूरा है। तो ये रहने वाला है शब्द सही, और ये रहने वाला है शब्द क्या, गलत रहने वाला है।
तो ये कहीं ना कहीं एग्जामिनर हमें चकमा दे सकता है। तो ये हर्ष होता है, हर्ष का मतलब होता है छोटा, जहां से शुरुआत होती है। तो ये रहने वाला है गलत और ये रहने वाला है सही। तो देखिए एक शब्द भी याद कर लिया हमने, शुद्धि अशुद्धि। लास्ट तक हम चलेंगे तो शुद्धि अशुद्धि तक जब तक पहुंचेंगे ये पूरे वही अपने रास्ते में ही सारे क्लियर होने वाले हैं। अब वहां प्रॉपर रूप से कुछ शब्दों को इस शुद्धि अशुद्धि में याद करना पड़ेगा, सभी शब्दों को याद करना नहीं पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि समझते हुए हम चल रहे हैं। तो जब तक हम धीरे धीरे पूरी व्याकरण करेंगे तब तक आपको शब्द शुद्धि वाला टॉपिक इनके साथ साथ ही करवा देंगे, हो जाएगा। तो ये ऋस्व गलत है और ये हर्स्व क्या है दोस्तों, सही रहने वाला है। अब चलिए आगे, यहां पर लिखा हुआ है कि मात्रा काल के आधार पर स्वर कितने हो गए, 3। तो यहां पहला लिखा कौन सा, हर्स्व, लघु, एकमात्रिक, मूल या जड़ या छोटे स्वर। तो देखिए इनमें बताइए, इसका टुकड़ा कर सकते हैं क्या, नहीं। इसका कर सकते हैं, कर सकते हैं सर, ए प्लस ए से आ बनता है। इसका कर सकते हैं, नहीं। इसका बिल्कुल कर सकते हैं, ई प्लस ई से ई बनता है सर। इसका कर सकते हैं क्या, नहीं। इसके टुकड़े 2 हो जाएंगे, ऊ प्लस ऊ, री। बताओ इसके टुकड़े कर सकते हैं क्या, अब आप जानते ही नहीं हो, कभी देखा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। इसके टुकड़े कर सकते हैं क्या, सर कंफ्यूजन में डाल दिया। अब कंफ्यूजन में डलना नहीं हमें, ये है, ये ए है और इस ए में 2 मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं मित्रों, 2। एक तो इसके अंतर्गत आ गया है ए, और ए में जुड़ा है क्या, ई जुड़ा हुआ है। तो बताइए एक मात्रिक रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना। तो इसमें 2 मात्राएं हैं, आप ध्यान रखना। महेश में आता है महा प्लस ईस और वहां टूटता है ये सब। देवेश आता है देव प्लस ईस बनता है। तो ये कहीं ना कहीं 2 वर्णों से मिलकर बनता है। तो ये लघु स्वर नहीं है, मूल स्वर नहीं है, ये छोटा स्वर नहीं है, ये बड़ा स्वर रहने वाला है। लेकिन री लिखा है तो बिल्कुल ये री, ये भी छोटा ही स्वर है, क्योंकि अगर री ऐसे आ जाए ऐसे, तो ये रहने वाला है बड़ा और ये रहने वाला है छोटा। तो ये संस्कृत में प्रयोग होता है दोस्तों, हिंदी में नहीं। तो ये री है, ये एक मात्रिक ही है। कितनी मात्राएं हैं, एक। तो बताइए एक मात्रिक या हर्स्व स्वर कितने हो गए, आपके सामने बता दिया, ए ई उ और री, ऐसे रहने वाले हैं ये 4 स्वर। बाकी कितने बच गए, 11 में से 4 निकालेंगे, 11 में से हम 4 निकाल देंगे, कितने बचेंगे, 7। तो दोस्तों यहां पर मात्रा काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया इसमें कौन सा, लघु स्वर या हर्स्व स्वर, और दूसरा होता है दोस्तों इसमें दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर, दीर्घ स्वर कह सकते हैं, या लघु लिखा है तो इसको हम गुरु स्वर भी कह सकते हैं, और एक मात्रिक लिखा है तो इनको हम द्विमात्रिक स्वर भी कह सकते हैं, द्विमात्रिक स्वर। तो यहाँ पर केवल हमें समझना है, रटना नहीं है कि रटने सर इनको 3 दीर्घ स्वर है, इसका नाम दूसरा गुरु भी है, गुरु भी है, गुरु भी है, ऐसे रटने से नहीं होगा दोस्तों। मतलब गुरु का मतलब बड़ा, लघु का मतलब छोटा, हर्ष का मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा। जैसे मान लो दीर्घ संधि पढ़ते हैं तो वहां पर मात्राएं दीर्घ हो जाए तो उसको दीर्घ संधि कहते हैं। तो यहाँ दीर्घ लिखा है, और द्वि, द्वि का मतलब 2 लिखा है, तो जहां पर कितनी मात्रा आ जाए, 2 मात्राएं, उनको कहा जाता है द्विमात्रिक स्वर। तो यहीं पर आप समझ लो एक बार, ए प्लस ए 2 मात्रा, ई प्लस ई 2 मात्रा, उ प्लस उ 2 मात्रा, ए प्लस ई 2 मात्रा। यहां पर लिखा है ये देखिए, ए प्लस ए कितनी मात्रा, 2 मात्रा। यहां पर देखिए इसको ए प्लस उ कितनी मात्रा, 2 मात्रा। यहां पर देखिए इसको ए प्लस ओ कितनी मात्रा, 2 मात्रा। तो यहां पर ये सारे के सारे बाकी 7 स्वर द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। और ये हम आगे संधि में भी पढ़ेंगे, जहां एक की मात्रा आई और ओ की मात्रा आई गुण संधि होगी, और जहां आई और औ की मात्रा आएगी वहां वर्धी संधि होगी, और जहां पर समान जातीय स्वर मिलेंगे ए प्लस ए, ई प्लस ई, उ प्लस उ, वहां दीर्घ संधि रहने वाली है। तो देखो 3 संधियां तो यहीं पर हो गई, वहां पर दीर्घ संधि रहेगी। तो ऐसे वे वहां पर काम में आने वाले हैं। तो यहाँ स्वरों को अच्छे से समझेंगे तो ये बिल्कुल समझ में आने वाला है। अब मित्रों चलते हैं हम यहाँ पर तीसरे भेद में, और उसको कहा जाता है तीसरा भेद पल्लुत। कौन से स्वर, पल्लुत स्वर, पल्लुत। अब तय आ रहा है इसमें,
पल्लू तय आ रहा है तो तय का मतलब तीन मात्रा, तय का मतलब तीन मात्रा, ऐसे ध्यान रखना। तीन मात्राओं वाले स्वर को पल्लुत स्वर कहते हैं। और यहाँ पर केवल एक ही रहने वाला है, ओम रहने वाला है। ओम की ध्वनि का हम उच्चारण करते हैं तो बोलने में तीन मात्राओं का समय लेते हैं, इसी कारण इस ओम ध्वनि को पल्लुत स्वर कहा जाता है। अब मित्रों, इनमें से किसी भी स्वर को हम कितनी मात्राओं तक बोलें? तीन मात्राओं तक। और वैसे भी तीसरे नंबर पर ही लिखा है कितनी मात्राओं तक? तीन मात्राओं तक, तो उसको पल्लुत कहते हैं। जैसे हम मान लो बोल देंगे रे को हम लंबा खींच रहे हैं क्योंकि एस स्वर है, इसको हम लंबा ले रहे हैं, तो ये भी प्लुत स्वर हो जाएगा। किसी को भी हम मान लो ऐसे कह सकते हैं तो वो प्लुत स्वर के अंतर्गत जाएगा। कोई भी मान लो जैसे कोई सॉन्ग चल रहा है और उसे सॉन्ग का जो लास्ट वाला जो लय ताल वो खींच रहे हैं लंबे तक, तो वो प्लुत स्वर हो गया। ऐसे ही मान लो कोई भी किसी को बोला जाए और उससे बाद में जो ध्वनि आती है वो लेट तक बोलता है, लंबे समय तक, तो वो भी प्लुत स्वर में आने वाला है। मतलब प्लुत स्वर कोई अलग से नहीं है इन 11 में से। इन 11 को ही हम प्लुत कह देंगे। इन 11 में से किसी को भी तीन मात्राओं तक बोलेंगे तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? प्लुत कहेंगे। तो आपके सामने लिखा है मात्रा काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? तीन। मात्रा काल के आधार पर तीन। हर्ष हो गया, चार संख्या होती है। हर्ष में कितने स्वर हो गए? चार। दीर्घ होते हैं, इनमें कितनी होती है? तो इनमें सात संख्या हो गई, अर्थात 11 स्वरों को हमने दो भागों में बांट दिया, हर्ष और दीर्घ। अब इन 11 में से किसी को भी तीन मात्राओं तो बोलेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लुत बनने वाला है। ये तो माँ हो गया है। कौन सा हो गया दोस्तों? माँ। अब माँ के बाद में लिखेंगे ऊ। तो हमने पीछे देखो लिखा था माऊ जी, तो पहले माऊ जी को ही पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ेंगे ओमू को, फिर किसको पढ़ेंगे? ओमू को। तो माऊ जी पूरा हो गया मात्रा काल। फिर उच्चारण। अब चलिए हम 2 नंबर पर चलते हैं, उच्चारण। उच्चारण के आधार पर स्वर, उच्चारण के आधार पर स्वरों को हम पढ़ रहे हैं मित्रों। तो उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। हर जगह उन्हीं 11 स्वरों की बात करने वाले हैं। एक जगह तो कर चुके हैं, मात्रा काल के आधार पर 11 की 11 स्वरों को पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर उन्हीं 11 स्वरों को। तो देखिए दोस्तों, एक तो हो जाएगा इसमें कौन सा? अनुनासिक रहने वाला है। एक तो कौन सा होगा? अनुनासिक। और दूसरा रहने वाला है अननुनासिक रहने वाला है। अननुनासिक। मित्रों, अननुनासिक को हमें निर्नुनासिक भी कह सकते हैं। अननुनासिक को हम क्या कह सकते हैं? निर्नुनासिक भी कह सकते हैं। अब मित्रों, यहां पर देखिए शब्द को देखते हैं, शब्द को समझेंगे तो हमें आराम से समझ में आने वाले हैं, रटेंगे नहीं। अनु का मतलब हो गया अनुसार। अनु का मतलब क्या ग्रहण करेंगे? अनुसार करेंगे। किसके अनुसार दोस्तों? नासिका के अनुसार। और जब स्वर को नासिका के अनुसार हम बोलेंगे तो उनको क्या कहेंगे? अनुनासिक कह देंगे। उनको क्या कह देंगे? अनुनासिक। लेकिन स्वर को नासिका के अनुसार कब बोलेंगे? जब चंद्र बिंदु का क्या होगा? प्रयोग। जब चंद्र बिंदु का क्या होगा? प्रयोग। मतलब 11 स्वर हमने जो भी पढ़े हैं और उन स्वरों पर किसका प्रयोग कर दें? चंद्र बिंदु का, तो वो हो जाएंगे अनुनासिक। लेकिन री को छोड़कर, क्योंकि री के ऊपर कभी भी चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता है, ऐसा कोई शब्द बनता नहीं है। तो यहां पर कभी पूछ लिया जाए कि अनुनासिक स्वरों की संख्या कितनी होती है मित्रों, तो यहां पर रहने वाली है कितनी? 10। और वैसे स्वर कितने हैं? 11। 11 में से एक को निकाल दिया, री को कितने बच गए? 10। अनुनासिक स्वर कितने होते हैं? 10 रहने वाले हैं। अब मित्रों, आपके सामने लिखा है अननुनासिक या निनुनासिक। पहले तो हम इस शब्द को समझते हैं और शब्द को समझने के बाद में हम देखेंगे कि कौन से स्वर हो सकते हैं। यहां पर देखिए, ये अन प्लस अनुनासिक से बना है। किससे बना है? अनुनासिक से। तो आप बताओ, अनुनासिक ऊपर लिखा है क्या? आप कहोगे सर लिखा है। लिखा है तो इसमें हमने क्या जोड़ा? अन। और अन जोड़ते इसका क्या हो गया? ये विपरीत हो गया, इसका विलोम हो गया। ठीक ऐसे ही इसको भी देख लेते हैं। शब्द लिखा है निर, और निर में भी हम यहां पर अनुनासिक, निर में भी क्या जोड़ा है? अनुनासिक जोड़ा है।
तो देखिए यहाँ पर भी अनुनासिक निकल रहा है, क्या निकल रहा है। तो निर प्लस अनुनासिक और अन प्लस अनुनासिक, मतलब नासिका के बिना। जैसे शब्द आता है अधिकार और एक आता है अनाधिकार, तो बताइए दोस्तों अनाधिकार होता है या फिर अनधिकार होता है, कौन सा शब्द होता है शुद्ध। तो ये देख लो, ये अन में आ गया है, तो कभी आए तो ये अनाधिकार गलत होता है और ये अनाधिकार होता है सही, क्योंकि यहाँ पर ये शब्द अन प्लस किससे बना है दोस्तों, अधिकार से बना है। अन प्लस किससे बना है, अधिकार से। तो बिल्कुल ये अन जोड़ेंगे एम में तो न पूरा हो जाएगा और ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये गलत है। तो ऐसे ही बने हैं ये दोनों के दोनों शब्द अनुनासिक या निर्नुनासिक, मतलब मूल स्थिति में लिखे हुए सभी 11 स्वर, सभी यहां पर हम लिख सकते हैं सभी 11 स्वर, सभी के सभी 11 स्वर किसके अंतर्गत आएंगे, अनुनासिक या निर्नुनासिक के अंतर्गत रहने वाले हैं। तो वापस चलिए, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, दो हो गए, अनुनासिक और अनुनासिक, अनुनासिक और अनुनासिक। तो अनुनासिक का मतलब चंद्र बिंदु के साथ बोलेंगे। जैसे मान लो लिखा हुआ है यहाँ पर आंख लिखा है, आंख। अब यहाँ पर बताओ, यहाँ अनुनासिक स्वर का प्रयोग हुआ है क्या, बिल्कुल हुआ है। तो ये अनुनासिक स्वर है। एक बार ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी पूछा गया था कि बताइए इस शब्द में अनुनासिक स्वर का प्रयोग हुआ है। जैसे मान लो शब्द लिखा है कंचन लिखा है, एक लिखा है मान लो अंक लिखा है, अंक। ऐसे मान लो एक लिखा है शब्द यहाँ पर अंश लिखा है, अंश। और एक दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है मान लो ईंट लिखा है, ईंट। तो यहाँ पर बताओ अनुनासिक स्वर का प्रयोग कहाँ पर है। तो अब आप कहोगे सर ये तो सारे एक से ही हैं। नहीं, ध्यान रखें, यहाँ पर देखो जिस स्वर के ऊपर पहले से कोई मात्रा लगी हुई हो तो वहां पर चंद्र आकार चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, अतः ये चंद्र बिंदु ही मानी जाएगी और यहाँ पर ये अनुनासिक स्वर का प्रयोग माना गया है। तो यहाँ पर मित्रों 4 नंबर सही रहने वाला है। जैसे मान लो ये लिखा है तो ये चंद्र बिंदु ही है, ये अनुनासिक स्वर का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ऐसे लिखा है तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा, बिल्कुल इसका प्रयोग हुआ है। ऐसे मान लो यहाँ ओ लिखा है तो ये भी चंद्र बिंदु का प्रयोग माना जाएगा, और औ में हम ऐसे लिख देंगे तो ये भी अनुनासिक स्वर ही माना जाता है। बाकी जिस पर मात्रा नहीं है उस पर तो ऐसे ही आएगा। जैसे ये अनुनासिक स्वर है, भी अन्य स्वरों पर भी ऐसे चंद्र बिंदु हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मित्रों ऐसे हम देखें तो ये हो गए हैं अनुनासिक स्वर, और जिनके ऊपर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे वहां हो जाएगा क्या, अनुनासिक या निर्नुनासिक रहने वाला है। तो माऊ, माऊ को पढ़ लिया है हमने। माऊ के बाद में आएगा कौन सा, जी, जी आता है दोस्तों। तो यहाँ पर जीवा, जीवा के भाग के आधार पर, भाग के आधार पर, तो जीवा के भाग के आधार पर हम बात करें तो अपने मुख में जीवा है और इस जीवा के आधार पर स्वरों के कितने भेद कर देंगे, 3 भेद कर देंगे। तो सीधी सी बात है, अपनी जीव को याद कर लो। जीव का ये तो है कौन सा भाग, अग्र भाग है। ये तो कौन सा अग्र, ये कौन सा है दोस्तों, मध्य है। और ये कौन सा है, ये पश्च है। तो जीवा के भाग के आधार पर स्वरों के कितने भेद कर दिए, 3, अग्र मध्य और पश्च। यहां पर आप केवल एक ही बात ध्यान रखें कि जीव के बीच में बैठा है ए, जीव के बीच में कौन बैठा है, ए बैठा है। और आगे जो जीव है इसमें ई के परिवार ने, ई, बड़ा ई, ऐसे मान लो ए, और यहां हो जाएगा क्या, आई, और इनके साथ में ये रंडवा भी आ जाएगा, री, ऋषि वाला। तो ऐसे भी हम ध्यान रख सकते हैं। इसी वजह से अकेला रहा, इसका कोई परिवार नहीं है। ऐसे कई विद्वान कहते हैं कि ये स्वर नहीं है, तो वही बात है, इसको हम बना देते हैं रंडवा, रंडवा बना देते हैं। अपने आप में अकेला है, ए के साथ आ है, ई के साथ बड़ा ई है, उ के साथ बड़ा ऊ है। ऐसे हम बात करें, ए के साथ आई है और ओ के साथ कौन है, औ है। उन सभी का परिवार है, लेकिन ऋषि का कोई परिवार नहीं है, ये अकेला है। तो ये 4 स्वर तो ई वाले आ गए और एक री आ गया। ये जीवा के कहां पर बैठे हैं, आगे आगे बैठे हैं, अतः इनको क्या कहेंगे दोस्तों, अग्र स्वर कह सकते हैं। और बीच में कौन आ गया, ए। तो इसको आप ऐसे ध्यान रखो कि बीच में मैं ही बैठा हूं, मैं से हम
ऐसे आधा मैं कर देंगे तो इसमें से क्या निकल जाएगा, ए। तो ये ए कहाँ बैठा है, बीच में। और 11 में से जो बाकी स्वर बचे हैं वो किस में आ जाएंगे दोस्तों, पश्चिम स्वर के अंतर्गत रहने वाले हैं। ऐसे देखो 11 स्वरों को तो आपको रटना ही पड़ेगा, ये तो याद करने ही पड़ेंगे, क्रम भी याद रखना पड़ेगा कि कौन सा स्वर किस क्रम पर लिखा हुआ है। तो ऐसे हम ध्यान रखें तो ये हो जाएंगे जीवा के भाग के आधार पर। ऐसे ही माऊ जी हो गया। अब लास्ट हम आज का लास्ट देख लेते हैं ओष्ठों के आधार पर। ये और देख लेते हैं दोस्तों, ओष्ठों के आधार पर, ओष्ठों के आधार पर स्वर कौन कौन से हैं। बाकी मुखाकृति के आधार पर हम अगले वीडियो में आपसे रूबरू होंगे। तो ओष्ठों के आधार पर देख लेते हैं। ओष्ठों के आधार पर मतलब यह है कि अपने जो अपना ये मुख है, ये ओष्ठ है, इस आधार पर कौन सा है। तो ओष्ठों के आधार पर एक तो हो जाएगा दोस्तों कौन सा, वर्ताकार हो जाएगा। एक तो कौन सा हो गया, वर्ताकार। और दूसरा हो जाएगा अवर्ताकार, अवर्ताकार। अब ये तो साधारण सी बात है, सारे 11 स्वर बोलकर भी देख लो, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और उससे ये भी पता चल जाएगा कि ओष्ठों की आकृति कौन से स्वर में गोल हो रही है। ए नहीं हो रही, आ इसमें भी नहीं हो रही, ई नहीं हो रही, ऊ बिल्कुल ऊ आ गया है। तो ऊ का परिवार पूरा ही आ जाएगा। ऊ छोटा है, ऊ बड़ा है, और इन्हीं से बनता है ओ, और इन्हीं से बनता है क्या, औ। तो ये चारों के चारों रहने वाले हैं किसमें दोस्तों, वर्ताकार में। ये किस में रहेंगे, वर्ताकार में। और अवर्ताकार में रह गए बाकी स्वर। कौन से स्वर, बाकी 11 में से जो रह गए हैं वो अवर्ताकार में रहने वाले हैं। देखिए ओष्ठों की आकृति गोल होगी, आप भी बोलकर देखेंगे तो पता चलेगा। ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर लिखा है ओ, फिर आ जाएगा औ। तो दोस्तों ये ओष्ठों की आकृति जहां गोल सी हो जाती है उनको वर्ताकार कहते हैं, और जिन वर्णों को बोलने पर ओष्ठों की आकृति गोल नहीं होती उनको क्या कहते हैं, अवर्ताकार कहा जाता है। तो ठीक है मित्रों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपने मित्र को दीजिए इजाजत।